तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारी देश के हाईवे से, जहां पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल किया गया है महाराष्ट्र के वनी वरोरा हाईवे के ऊपर। तो दोस्तों हमारा जो नेट्रैक्स है, ये जो इंदौर के पीतमपुर में बना हुआ हमारे देश का पहला टेस्टिंग ट्रैक है कार्स एंड कार्स रिलेटेड चीज़ों के लिए, वहाँ पर इसका टेस्ट किया गया था अराउंड 8 महीने पहले, जहाँ पर ट्रक्स कार्स सारों के साथ में इसे टेस्ट किया गया था देखने के लिए कि क्या ये एक्चुअल में काम कर सकता है, क्या ये मेटल बैरियर्स के लेवल पे आ सकता है। और टेस्ट में सक्सेसफुल होने के बाद में इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन किया गया है इस हाईवे के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये जो रिसाइकलिंग वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो 50 to 70% ज़्यादा है इसकी रिसाइकलिंग वैल्यू कंपेयर टू स्टील बैरियर्स। बेसिकली दोस्तों ऑब्वियसली बैम्बू है तो ये बायोडिग्रेडेबल है, इसके वजह से इसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है। और इसी तरीके से कई सारे जो अलग अलग एरियाज के अंदर हमें बैरियर्स देखने मिलते हैं, उनका रिप्लेसमेंट देखने को मिल सकता है। वैसे दोस्तों ऑब्वियसली पूरे के पूरे बैरियर्स ऐसे बैम्बू से नहीं बनेंगे, लेकिन देश में आज भी बैम्बू सरप्लस है, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग क्रॉप ही है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और उगाने के लिए भी कंपैरेटिवली ईजी होता है, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हमें फ्यूचर में और होते हुए नजर आएगी। वैसे ये पायलट है, आगे जाकर डिसीजन होगा कहाँ पर ये लगेंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही है उड़ीसा से, जहाँ पर सैटरडे को गवर्नमेंट ने अप्रूव की है 25 प्रोजेक्ट्स जिनके टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 5827.27 करोड़ रुपीस, और इन प्रोजेक्ट से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा वो 25,000 लोगों का होगा। तो अलग अलग सेक्टर्स के अंतर्गत ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए अनाउंसमेंट की गई है। स्टेट ने एक सिंगल लेवल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी बनाई थी जो थी SLSWCA, और इसकी जो मीटिंग थी उसके दौरान ये अनाउंसमेंट किया गया। यहाँ पर मेजरली जो इन्वेस्टमेंट होने वाली जगह है वो है खुर्दरा, कटक, जजपुर और जगजीत सिंहपुर, यानी ऑब्वियसली उड़ीसा के सारे इंपॉर्टेंट ये एरियाज है जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा काम भी मिलेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ देखने मिलेगी। अगली खबर दोस्तों ये बेंगलुरु से, जिस शहर को मिलने वाले हैं 60 नए फ्लाईओवर्स, जिसके लिए 1650 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑब्वियसली चाहती है कि बेंगलुरु के अंदर जो रोड कंजेशन है उसे कम किया जा सके, और इसके वजह से ये अनाउंस किया गया है। दोस्तों ये जो 16 फ्लाईओवर्स है इनमें से 7 ब्रांड न्यू फ्लाईओवर्स है, कई दूसरे फ्लाईओवर्स के अंदर अपग्रेडेशन एक्सटेंशन जैसे काम होंगे, और यहाँ पर जो मेन कर्नाटका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो इनको फंड करने का काम करेगी। इनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लाईओवर्स की अगर हम बात करें तो वो होगा SMVT रेलवे स्टेशन से लेके बहनपल्ली के बीच में बनने वाला एक फ्लाईओवर, और यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से लेके न्यू BEL रोड के बीच में बनने वाला एक फ्लाईओवर। जल्द से जल्द इनको बनाने का काम कंप्लीट किया जा सकेगा ऐसी उम्मीद जताई गई है। वैसे दोस्तों आप सब जानते हो कि रोड इंफ्रा में कितना भी पैसा इन्वेस्ट करे तो भी ज़रूरी होता है कि पब्लिक इंफ्रा बेहतर बने, तो उस हिसाब से बेंगलुरु मेट्रो पे भी काम हो रहा है, लेकिन रोड के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है महाराष्ट्र के शिरडी से, जहां पर टेंडर्स अनाउंस किए गए हैं एक नए इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो दोस्तों शिरडी उन एयरपोर्ट्स में से एक है हमारे देश के अंदर, स्पेशली जो कई सारे पिलग्रिमेज पे एयरपोर्ट देते हैं उस तरीके का, जहां पर ये एयरपोर्ट बहुत छोटी टाउन में है, यहाँ की परमानेंट पॉपुलेशन कम है, लेकिन टूरिस्ट डिमांड एंड ट्रैफिक की वजह से यहाँ पर फ्लाइट्स का नंबर जो है वो अच्छा डिसेंट है, और बहुत ज़्यादा प्राइवेट फ्लाइट्स भी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। सिमिलर सिचुएशन है शिरडी एयरपोर्ट के साथ में, जो छोटा होने के बावजूद अच्छा खासा एयर ट्रैफिक हैंडल करता है। इसकी वजह से आने वाले समय को देखते हुए ज़्यादा पैसेंजर्स हैंडल ये एयरपोर्ट कर पाए, इस हिसाब से इसे अपग्रेड करने की ज़रूरत है, जिसके लिए एक नई इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल बनाने की बात यहाँ पर की गई है और टेंडर अनाउंस कर दिए गए हैं। वैसे दोस्तों एयरपोर्ट के बारे में इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एयरपोर्ट बहुत पुराना नहीं है, लेस देन 10 ईयर्स पहले ये फंक्शन हुआ है, और इसके अभी का जो टर्मिनल है वो भी बहुत रिसेंट ही है। तो ये आप कह सकते हो बहुत क्विक लेवल पे इसका अपग्रेडेशन हो रहा है। अगली दोस्तों खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर गवर्नमेंट ने एक फुल ब्लैंक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद में पता चला है कि जो EV पॉलिसी उसके अंतर्गत जितने भी व्हीकल्स होंगे इलेक्ट्रिक, उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। दोस्तों जनरली जितने भी स्टेट्स के अंदर EV व्हीकल्स अभी अब मिल रहे हैं वहाँ पर इशू ये है कि गवर्नमेंट ने लिमिटेड व्हीकल्स या आप कह सकते हो एक इनडिफिनिट टाइम के लिए कहा है कि रजिस्ट्रेशन RTO चार्जेस वगैरह कम होंगे या फ्री होंगे, लेकिन अब तक ऐसे कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी होती है कि आपको सब्सिडी मिलेगी नहीं मिलेगी, और कॉस्टिंग में इसकी वजह से इशू आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की नई पॉलिसी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन चार्जेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए होंगे ही नहीं। अगली दोस्तों खबर आ रही है दुनिया के सबसे बड़े शिपिंग कंपनी UPS से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो अपना ग्लोबल शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क इंडिया के अंदर एक्सपांड करेंगे, और इसके लिए वो चेन्नई में 65,000 स्क्वायर फीट के अंदर एक अपना नया स्पेस बनाएंगे, जो बेसिकली आप कह सकते हो कंटेनर हैंडलिंग प्लस एक पोर्ट होगा। ये 15 से 20 मिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी। तो वैसे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा खासा आप कह सकते हो स्टेप है UPS के लिए। UPS जनरली फेडेक्स
फेडेक्स या DHL की तरह काम नहीं करता है, ये ज़रा लॉन्ग डिस्टेंस या फिर आप कह सकते हो बड़े अमाउंट में कार्गो हैंडल करने का काम करता है। और जो नई फैसिलिटी ये खोलेंगे, उन्होंने कहा कि अगस्त के इस साल में वो कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें 450 से 500 लोगों को काम मिलेगा और जल्दी इसके लिए हायरिंग भी शुरू हो जाएगी। अगली दोस्तों खबर है गुजरात के राजकोट के पास में बन रहे हीरासर एयरपोर्ट से, जिसके कमर्शियल ऑपरेशंस जल्द ही शुरू हो जाएंगे, ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों जो सौराष्ट्र रीजन है उसके अंदर हीरासर एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है जो राजकोट से अराउंड 30 किलोमीटर दूर है, राजकोट अहमदाबाद हाईवे के ऊपर, और पूरे स्टेट का सबसे लंबा रनवे जो 3.5 किलोमीटर लंबा है वो यहाँ पर किया गया। एयरबस 321 टाइप एयरक्राफ्ट के साथ में इसकी टेस्टिंग वैसे हो चुकी है। 14 एयरक्राफ्ट यहाँ पे पार्क किए जा सकते हैं एक बार में, यानी 14 गेट्स आप बोल सकते हो। और 700 मीटर लंबी एक वाटर टनल भी बनाई गई है रनवे के नीचे, जो कि कैनाल को कंटिन्यूएशन में चलने में मदद करेगी। तो जल्द ही ये एयरपोर्ट लोगों को सर्विस करना शुरू करेगा। अगली खबर दोस्तों फिर से जो आ रही है वो एयरपोर्ट रिलेटेड है, जहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा है कि वो जल्दी बनेंगे एक मेजर इंटरनेशनल कार्गो हब दुनिया के लिए, और एक बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट सेंटर यहाँ पे बनाया जाएगा, जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में एक इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग सेंटर और ऑब्वियसली एक ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पे काम करेगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कार्गो जो है वो बांग्लादेश से निकलता है, हमारे यहाँ पर जापान वगैरह साइड से भी आता है, जिसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे मिडिल में एक सॉर्टिंग सेंटर हो, जो आगे जाकर यूरोप या मिडिल ईस्ट के लिए जाने वाली जो फ्लाइट्स है कार्गो की, उनके लिए एक ऐसा जगह बन पाए जहाँ पे वो अपना सामान जो है वो मैनेज कर सके, और दिल्ली के अंदर इसके लिए फैसिलिटीज़ बनाई जाने वाली है। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो साहिल नागपाल पूछते हैं, व्हाई आर रेलवे ट्रेन्स हाई टू क्लाइम इनटू, स्पेशली फॉर डिसेबल्ड पीपल, व्हाई दे आर नॉट एट पार विद द प्लेटफॉर्म लेवल सो वी कैन वॉक इन लाइक वी डू इन मेट्रोज। तो देखो यार, यहाँ पे ना मल्टीपल इश्यूज़ की वजह से ये चीज़ आती है, जिसके अंदर पहले इशू की बात करें तो हमारी रेलवे सिस्टम बहुत पुराने हैं, जिसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी या एक स्टैंडर्डाइजेशन हो नहीं पाया सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स बनाने में। दूसरा इशू ये आता है कि हमारे यहाँ पर बहुत ख़राब ब्यूरोक्रेसी, ख़राब डिज़ाइन और गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह जो जिस तरीके से काम कर दी है, उसकी वजह से सिंपल मिस्टेक्स किए गए हैं पास्ट के अंदर। जैसे कि जब ट्रेन का ऑर्डर दिया जाता है तो एक जो लेंथ ऑफ ट्रेन होनी चाहिए ज़मीन के ऊपर वो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, लेकिन वो कई जगह पे नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई सबअर्बन डिवीजन को देखो तो जो ICF वाली कोचेस है और सीमेंस वाली कोचेस है ट्रेन की, लोकल ट्रेन वाली, उनके हाइट्स जो है डोर्स के वो ज़्यादा ऊपर है कंपेयर टू हमारे ICF के जो आप कह सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस ब्लू कोचेस वाली ट्रेन होती है, LHB के जो पुराने वाले ट्रेन से उनसे, जिसका वजह से होता यह है कि जब कोई ICF ट्रेन आके रुकती है इस डिवीजन के अंदर तो वहाँ पे बहुत अच्छा मैचिंग होता है प्लेटफॉर्म लेंथ और जो एक्चुअल कोच है उसके बीच में। लेकिन जब लोकल ट्रेन की बात आती है या नए LHB कोचेस की भी हम बात करें तो उनके डिजाइन के अंदर स्पेसिफिकेशंस ऐसे मेंशन किए गए थे कि वो कभी कभी कुछ केसेस में 1-8 फीट ऊपर तक होते हैं प्लेटफॉर्म से। और यहाँ पर जो गलती है वो इसकी उसकी बोल नहीं सकते, क्लियरली ये इनकॉम्पिटेंसी की गलती है जहाँ पर ठीक से डिजाइन दिए नहीं गए, और इसके लिए जरूरी है कि आगे जाकर ये गलतियां ना हो। अब मेट्रो तो स्टैंडर्डाइज होती है, वहां पर आप कह सकते हो मिलीमीटर प्रिसिजन हो सकता है, लेकिन ये रेलवे के लिए नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपको अगर न्यूज सबमिट कर लिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम रोज इंफ्रा न्यूज ले आते हैं, और मिलेंगे अगले वीडियो में।